हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर। बड़ा आसान सा चैप्टर है ना। और इसमें थोड़े से सिंपल से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं जो आपके एनटीएससी में आ सकते हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कुछ प्रूफ्स वगैरह के हैं, वो बोर्ड में हमेशा आपको पूछे जाते ही हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की थोड़ी सी लिमिटेशन है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है उसी पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, बट हाँ नो डाउट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर। तो देखो रियल नंबर, सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर। तो देखो रियल नंबर जो अपन 9th क्लास में आप नंबर सिस्टम पढ़ते हो उसी का पार्ट बोल सकते हो। ये नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है आपका रेशनल और इरेशनल दोनों को कंबाइंड कर दो तो वो रियल नंबर बोला जाता है। ठीक है, रियल नंबर को एक और अलग वे से बोले तो ऐसा नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो पाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। क्लियर डियर। चलो तो देखो रियल नंबर में, रियल नंबर आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता ही है, ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए। एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर का मतलब उसके 2 डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए। जैसे सपोज 3। ठीक है, प्राइम नंबर की बात करूं मैं, प्राइम नंबर, अरे क्या हो रहा है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर आपको पता ही है 2, 3, 5, 7। देखो इसके 2 डिफरेंट फैक्टर है, आप देखोगे ना इसके 2 डिफरेंट फैक्टर है। जैसे इसके 2 इंटू 1 है, ठीक है, इसके 3 इंटू 1 है, ठीक है, इसके 5 इंटू 1 है। ठीक है, इसके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर है। या फिर ऐसा बोल सकते हो अदर देन 1 के अलावा वो नंबर जिसमें उसका खुद का भी डिवाइड हो और 1 का डिवाइड, इन 2 से ही डिवाइड होना चाहिए, उसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो वो प्राइम नंबर होता है। कंपोजिट नंबर पता है, प्राइम नंबर, ये जो प्राइम नंबर होता है ना, प्राइम नंबर ध्यान रखना नेचुरल नंबर में होता है। ठीक है, हमेशा नेगेटिव वगैरह में नहीं होता है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन में यही आता है, अ नेचुरल नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर। ठीक है, कंपोजिट नंबर वही आपको प्राइम नंबर को छोड़ के मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, डिस्टिंक्ट है, मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए। तो आप उसमें 1 नहीं होता है, क्योंकि 1 के आप फैक्टर करोगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो सेम ही फैक्टर हो गया, बट मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए, डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए। क्लियर। तो आपका कंपोजिट नंबर में भी 1 नहीं आता है, प्राइम नंबर में भी 1 नहीं आता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो है को प्राइम। को प्राइम नंबर, को प्राइम क्या होता है, पेयर ऑफ नंबर, पेयर ऑफ नंबर होना चाहिए जिनका एचसीएफ 1 हो। क्लियर। जैसे सपोज मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूं, जैसे 3 और 4, इन दोनों का एचसीएफ 1 है तो ये को प्राइम। अब इसमें को प्राइम में प्राइम लिखा हुआ भले ही है, बट प्राइम का इस प्राइम से कोई लेना देना नहीं। मतलब ये नहीं है कि 3 और 4 प्राइम होने चाहिए तभी मैं उनको को प्राइम, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। को प्राइम होने के लिए क्या है, आपकी सिंपल सी कंडीशन है, 2 नंबर जिनका एचसीएफ 1 है तो वो आपका को प्राइम है, अदरवाइज वो को प्राइम नहीं है। तो देखो 8 और 15, आप देखोगे ये दोनों ही प्राइम नहीं है, फिर भी ये एक दूसरे के को प्राइम है। मतलब उन दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए, मतलब उनका कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। क्लियर। तो ये एक को प्राइम का वर्ड होता है जिसका यूज आता है। और कोई ऐसे कोई वर्ड, बाकी तो सिंपल है ना। तो को प्राइम का अपने को ध्यान रखना, इसका अपन आगे जाके यूज भी करेंगे इरेशनल प्रूव करने के लिए। जैसे आपका √3, √2, √5 इरेशनल होता है नंबर, वो इरेशनल क्यों होता है उसके लिए इस को प्राइम को यूज करना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद डियर आगे आता है डिविजिबिलिटी। इसको मतलब आपको लैंग्वेज में समझो या कुछ भी समझो, मतलब डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है। जैसे मैं बोलता हूँ 8 में 2 का डिवाइड करा तो 4 रिमाइंडर आया। ठीक है, कोई एक इंटीजर में किसी इंटीजर का डिवाइड करा तो 4 रिमाइंडर आया, और सॉरी 4 क्वोशिएंट आया। तो मतलब ऐसा बोल सकता हूँ ना कि मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 4।
है ना। अब मैं इसको दो नंबर बोल देता हूँ, ए को बी बोल देता हूँ, इसको 8 को इसको ए बोल देता हूँ इंटू क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, ए का बी में कंप्लीट डिवाइड जाएगा इफ, है ना। मैं ऐसा बोल सकता 8 में 2 का कंप्लीट डिवाइड जाएगा इफ मैं इस 8 को ऐसा लिख पाऊँ, 8 को मैं ऐसा लिख पाऊँ 8 इक्वल टू 2 इंटू क्यू, वेयर क्यू विल बी इंटीजर। क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर। ठीक है, क्यू आपका इंटीजर है तो इसका मतलब ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, क्या दिक्कत है। ये तो सिंपल सी लैंग्वेज ही है कि मतलब 8 का 2 में क्या, सॉरी 8 में 2 का कंप्लीट डिवाइड कब होगा, जब मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू कुछ नंबर इंटीजर के फॉर्म में, तभी ऐसा क्या होगा, ये कंप्लीट डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसे तो मैं बोलूँ 8 को 3 इंटू भी लिख सकते हो आप कुछ, है ना। 3 इंटू चाहो तो क्या लिख सकते हो, 3 इंटू नहीं लिखूँ तो मैं 8 को लिख सकता हूँ 16 इंटू 1/2। तो इसका मतलब ये जो मल्टीप्लाई करा है वो तो आपका फ्रैक्शन में, इंटीजर तो है नहीं, तो इसका मतलब 8 में 16 का कंप्लीट डिवाइड नहीं जाएगा। कभी भी कोई भी नंबर में कंप्लीट डिवाइड जाता है तो इसको ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, और देखो इसको एक और, इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, इसको बोलते हैं 2 डिवाइड्स ए 8। इसको लिखने का तरीका होता है मैथमेटिकली 2 ये 2 डिवाइड्स 8 मतलब 8 में 2 का कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना। तो सपोज ये लिखा हुआ a डिवाइड्स b, मतलब b में a का कंप्लीट डिवाइड जा रहा है। ठीक है, इसको ऐसा लिखते हैं। ठीक है ना। सपोज मैंने लिखा 2 डिवाइड्स x, मतलब x में 2 का कंप्लीट डिवाइड जा रहा है। इसको रिप्रेजेंट लिखने का तरीका है, इसको लिखने का तरीका अपन इरेशनलिटी के प्रूव करेंगे उसमें यूज़ करेंगे, ज़्यादा इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। इसको सिंपल सा यही बोलते हैं, मतलब अपने को जनरली डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, ये ऐसा लिखा जाता है ना 8/2, बट यहाँ उल्टा होता है, डिवाइड्स का मतलब अलग होता है। ठीक है, तो 2 डिवाइड्स 8 मतलब 2 का 8 में कंप्लीट डिवाइड जा रहा है, तो ऐसा लिखा जाता है। क्लियर। और हाँ, सपोज इसमें ऐसा भी लिखते हैं, सपोज नॉट डिवाइड होता है ना, ऐसा बोलते हैं 2 नॉट डिवाइड्स ए, तो इसको ऐसा लिखते 2, ऐसे क्रॉस मार देते हो तो 2 नॉट्स डिवाइड ए हो जाता है। क्लियर। तो ये थोड़ा सा इसका यूज आएगा आगे, तब अपन देख लेंगे। क्लियर। चलो आगे डियर आता है लेमा। ठीक है, लेमा क्या होता है, लेमा क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट जिसका कोई प्रूव नहीं हो। ठीक है, उसको अपन प्रूव नहीं कर सकते। जैसे थ्योरम होता है, थ्योरम का मतलब क्या होता है, कोई भी थ्योरम होती है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी थ्योरम है तो उसको आप प्रूव कर सकते हो। कि सपोज मिड पॉइंट थ्योरम है, तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, एक ट्राइंगल है, उसकी 2 साइड्स हैं, उन दोनों साइड के मिड पॉइंट को मीट कराने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल, और ये हाफ होता है। इसको आप प्रूव कर सकते हो, बट लेमा को प्रूव नहीं कर सकते, है ना। ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब ऑलरेडी ये प्रूव है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे आपको ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है, क्लियर, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, हैव नो प्रूफ। ठीक है, कोई प्रूफ नहीं है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। अब लेमा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो ये जो चैप्टर है एक एचसीएफ निकालने का तरीका है वो इसी पे डिपेंड होता है। क्लियर। ठीक है, तो अब आगे मैं बात करता हूं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, आगे है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये क्या लेमा है, लेमा कुछ भी नहीं, ये बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है
जब आप डिवाइड करते हो तो आप क्या लिखते हो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर। सपोज एक नंबर है ए बी, ठीक है, बी का सॉरी या फिर उल्टा लिख लो, शायद उल्टा ज़्यादा लिखा रहता है बुक्स में, हाँ सॉरी ए बी इक्वल टू लिखते ना, हाँ ठीक है, बी इसमें डिवाइड कर दो ए का, ये तो लिखा ही था ना पहले भी शायद, ए यहाँ पे लिखो बी डिवाइड ए, है ना, इसको डिवाइड करा तो आपका कुछ क्वेश्चन क्यों आता है, रिमाइंडर आर आता है, ठीक है, यही होता है, कभी भी आप डिवाइड करते हो तो ऐसा ही आता है, आप इसको डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। अब इसी को इन्होंने लैंग्वेज की फॉर्म में लिख लिया। लैंग्वेज की फॉर्म में क्या लिखा, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर then a equal to bq plus r, ठीक है, where q and r are positive integer and r greater than equal to 0 less than b, ठीक है। आपका क्या बोला गया कि वह वेयर p एंड q एंड r आर पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे एक और लिख लिया है ये बात कि r की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, b से छोटी होनी चाहिए। ये तो सबको ही पता है कि जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है और 0 से बड़ा है उसके इक्वल होता है, नेगेटिव में होता ही नहीं रिमाइंडर। तो यही तो बात लिखी है इन्होंने, पहले तो इन्होंने पॉजिटिव इंटीजर के लिखा, फिर ये सभी इंटीजर के लिए काम आ जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट जो स्टेटमेंट है वो इसी फॉर्म में दिया हुआ है। इस स्टेटमेंट को एक बार मैं पूरा बोल देता हूँ आपको, प्रॉपर स्टेटमेंट क्या है, लेट a and b are two positive integer then they exist unique integer, एक ये वर्ड में बोलना भूल गया, इसके लिए ये यूनिक इंटीजर है ना, q एंड r। यहां पे q एंड r क्या है डियर, ये है ना, q एंड r क्या है आपके डियर, यूनिक इंटीजर है, एक फिक्स वैल्यू है q और r की, वो चेंज नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। इफ आपने इन दोनों को चेंज करने की ट्राई करी तो जैसे ही आपने चेंज करने की ट्राई करी तो इक्वेशन पूरी गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। सपोज इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं यूनिक इंटीजर का। उस स्टेटमेंट को मैं पूरा एक बार रीड कर लेता हूं। तो क्या था अपना स्टेटमेंट, लेट a एंड b आर टू इंटीजर, है ना, तो यहां पे लिखा हुआ टू इंटीजर, टू पॉजिटिव इंटीजर, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a इक्वल टू bq प्लस r, वेयर q एंड r यूनिक इंटीजर तो हो ही गए और r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b, ठीक है। इफ, इसमें एक और स्टेटमेंट यहां पे लिख लेता हूं मैं, एक बात और, इफ r इक्वल टू 0, r 0 मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब b का a में कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, b का a में कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं b डिवाइड्स a, मतलब b का a में कंप्लीट, मतलब a में कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तभी आप लिख पाओगे b डिवाइड्स a, ठीक है। अब देखो, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, दो नंबर ले लेता हूं, a ले लेता हूं 23, b ले लेता हूं 4, ठीक है। आप सपोज लिखो 23 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 3, 6 प्लस 6 नहीं सॉरी 5 प्लस 3, ठीक है डियर। अब देखो यहाँ पे ये था आपका a, ये हो गया b, ये हो गया q और ये हो गया r। अब देखो यहाँ पे q कितना है डियर 5 और r कितना है 3। आपका मन करा
सर आपने तो बोला क्यू आर यूनिक है, मैं क्या करता हूँ सर, मेरा तो मन और कुछ कर रहा है, मैं क्यू को कुछ और ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ सर, यहाँ पे फिर 8 लिख लूँ तो भी तो ये इक्वेशन सही है। हाँ इक्वेशन सही है, बट यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि लिक्विड डिवीजन लेमा ये बोलती है कि जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो 8 जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर से आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो बड़ा होते ही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा फेल हो गई। ठीक है, तो मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा यही बोले कि दो इंटीजर को ऐसे इस फॉर्म में लिखोगे तो वहाँ पे क्यू और आर यूनिक रहेंगे। वैसे आप ऐसे कुछ भी लिखो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट उस फॉर्म में लिखोगे तो क्यू और आर आपके क्या रहेंगे, यूनिक रहने वाले हैं। क्लियर डियर? ठीक है, तो ये आपका था यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखो इसके बेस पे सबसे सिंपल प्रूफ्स ही आते हैं। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव भी बनाने में बना सकते हैं अपन, जैसे टर्म 1 के लिए है तो आप ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं, बट हाँ मोस्ट केसेस में ये रहता है कि इसमें सब्जेक्टिव ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए मैं एक पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सपोज है ना, ये आप डिवाइड रिमाइंडर निकालने के लिए बात करता हूँ मैं सब। ठीक है डियर? ठीक है, सपोज मेरे को कोई बोला बेटा कि 24 में 7 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना है। ठीक है, ये मेरे को बोला गया। ठीक है, चलो सर सही है। तो मैं देखो 24 को ऐसा लिख सकता हूँ 21 + 3/7। अब मैं इसका इसमें डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल देता हूँ तो 0 आता है, और 3 में 7 का करता हूँ तो रिमाइंडर 3 आता है। तो दोनों को ऐड कर दो तो टोटल रिमाइंडर डियर कितना आया, 3 आ गया। ठीक है, ऐसे आप स्प्लिट करके चेक कर सकते हो। सपोज मेरे को बोला गया 2a + 6, इसमें 2 का डिवाइड कंप्लीट जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप पहले इसमें चेक करो, 2a में a का डिवाइड करके 2 का डिवाइड कर दो। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे आपका a कुछ भी हो, ये 2 तो इसको 2 कैंसिल आउट करेगा ही। ठीक है, a यहाँ पे कुछ भी हो, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा ही। तो आपका यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आने वाला है डियर, 0 आने वाला है। वही 6 में आप 2 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर अगेन 0 आएगा, क्योंकि 6 में आप 2 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आने वाला है डियर, 0 आने वाला है। ठीक है, तो ओवरऑल इसका रिमाइंडर निकालोगे तो दोनों को ऐड करा तो 0 आ गया। तो ये जो रिमाइंडर निकालने की टेक्निक है ये आगे वाले क्वेश्चंस में अपन यूज करने वाले हैं कि ऐसे रिमाइंडर निकालते हैं तो 0 आता है या नहीं आता, मतलब रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं ऐसे नहीं। तो ये अपन आगे जाके यूज करेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन लेता हूं मैं। इसने एक क्वेश्चन ये बोला है, क्वेश्चन ये बोला है प्रूव दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर in the form of 4q + 1 odd positive integer in the form of 4q + 1 या फिर 4q + 3। ठीक है, इसने ये बोला है कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो वो आप हमेशा इस फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, उसको आप लिख सकते हो। हाँ, ये वाला जो प्रूव है, अब देखो इसको कैसे करना है, जो भी ऐसे प्रूव हैं उन सब के लिए अप्रोच बता रहा हूँ। तो इसमें क्या बोला है कि इसमें बोला है कि प्रूव दैट द एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 4q + 1 एंड 4q + 3 इज ऑलवेज, मतलब इस फॉर्म में रहेंगे। कोई भी ऑड नंबर ले लो, सपोज इसको लिए अपन एग्जांपल लेके बात करूँ, है ना, सपोज ये नंबर्स के लिए जैसे मैं 25 की बात करता हूँ,
तो उसको लिख सकता हूँ 4 × 6 + 1, ठीक है। 27 की बात करूँ 4 × 6 + 3, ठीक है। 35 की बात करूँ 4 × 8 + 3, है ना। 47 की बात करूँ तो 4 × 11 + 3। तो देखो या तो +3 होगा या +1 होगा, ठीक है। 1 के और एग्जाम्पल ले सकते हो, 21 ले सकते हो, 45 ले सकते हो, तो 11 × 4 + 1 हो जाएगा। तो इस फॉर्म में हमेशा रहेगा, ठीक है। तो देखो ये जो प्रूव है, इनको प्रूव करने के लिए दो चीजें ध्यान में रखनी है। देखो पहला, आप इस स्टेटमेंट को यूज करोगे, कोई भी दो नंबर को ऐसा लिख सकते हो a = bq + r, क्लियर। अब देखो इसमें एक तो आपको a को एज्यूम करना है, एक b एज्यूम करना है, ठीक है। अब देखो a तो हमेशा मोस्टली केस में जिस नंबर की बात कर रहे हैं उसकी बात करेंगे, तो अपन मान लेंगे लेट नंबर विल बी n, ठीक है। अपन ने n नंबर ले लिया, कोई नंबर को ले लिया, n को उसका नाम दे दिया n, ठीक है। अब नंबर n ले लिया तो मतलब यहां पे a तो हो गया n, और अपन ने लिख लिया लेट b = 4, अपन ने b 4 लिखा। अब बताओ, अब अपन यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखो उस लेमा से अपन क्या लिख सकते हो, a नहीं लिखो, आप नंबर n लिया ना, तो n = 4q + r। अब r की वैल्यू आपकी पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b होता है, तो r यहां पे हो गया ग्रेटर देन 0 और लेस देन 4, ठीक है। और r आपका इंटीजर होगा, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं, तो n = आ गया डियर 4q + r, ठीक है। अब वेयर r की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी होनी चाहिए और 4 से छोटी, तो r की वैल्यू डियर या तो 0 होगी या 1 होगी या फिर आपकी 2 होगी या फिर 3 होगी। ये चार चीजें होगी, इन चार के अलावा कोई भी नहीं हो सकती, ठीक है। अब आपने जब ऐसा एज्यूम कर दिया, सर आपने तो n माना है, अब n को आपने 4q + r लिखा है, तो मतलब आपने मैं सपोज ये बोलता हूं, अपन केस बना लेते केस 1, ठीक है, r = 0, ठीक है। अब देखो ऐसे केस 4 बनेंगे, है ना। मैं इसको समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूं आपको अलग से। n = या तो 4q होगा, या फिर 4q + 1 होगा, या फिर 4q + 2 होगा, या फिर 4q + 3 होगा। ये चार टाइप के नंबर बनेंगे। अब सर आपने तो n माना है, तो उस n में क्या दुनिया के सभी पॉजिटिव नंबर आ गए? हाँ, आपके इस पेयर में जब आपने r को 0 1 2 3 4 जो भी लेट एज्यूम, जो भी आपकी इच्छा हो एज्यूम करा, तो इसमें दुनिया के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो सब आ गए। अपन ने n को लेट पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, तो इसमें जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो आ गया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब इसका ये हुआ, या तो कोई इंटीजर इस फॉर्म में होगा पॉजिटिव, या इस फॉर्म में। देखो मैं एग्जांपल लेता हूं, है ना। इसको मैं समझाने के लिए और एक अच्छा सा एग्जांपल नंबर्स लेके बात करता हूं। सपोज मैंने n की वैल्यू ली 10 ली, तो इसको डियर क्या लिख सकता हूं, 4 × 2 + 2 लिख सकता हूं। तो ये किस फॉर्म में आया, देखो 4q + 2 की फॉर्म में आया। अगला सपोज 11 लेता हूं, तो इसको लिख सकता हूं डियर 4 × 2 + 3 लिख सकता हूं, ठीक है सर। अगला आप 12 ले लो, तो उसको लिख सकते हो 4 × 3। अगला आप 13 ले लो, तो उसको लिख सकते हो डियर 4 × 3 + 1। अगला आप 14 ले लो, है ना, तो आपका होगा डियर 4 × 3 + 2। देखो यहां पे था 4q + 2, फिर 4q + 3, फिर 4q लिया, 4q + 1, फिर 4q + 2 + 3, 4q, 4q + 1 + 2 + 3, 4q। मतलब देखो पहले एक बार 2 आया, +3 आया, +0 1 2 3, फिर वापस 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो दुनिया के जितने भी नंबर है वो सभी इस फॉर्म में रहेंगे। तो मैंने सपोज इनके लिए चेक कर दूं कि कौन सा पॉजिटिव इंटीजर, कौन सा ऑड होगा, कौन सा इवन होगा, तो मतलब मैंने दुनिया के सभी नंबर के लिए चेक कर दिया है। समझ में आ रही होगी आपको ये बात,
क्लियर। तो मतलब मैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 4 नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूं तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो गया हूं कि हाँ सर यही आंसर हो, बाकी नंबर तो आप सब चेक ही नहीं कर रहे हो, आप तो 4 नंबर ही चेक करो। नहीं बेटा, इसमें आपके दुनिया के जितने भी नंबर है वो सब चेक कर लिए। एक और बात बताना भूल गया था, मैंने n को तो यहाँ पे सॉरी नंबर a को तो n मान लिया, b को 4 क्यों माना था डियर, मेरे को यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला है 4q + 1 4q + 3, तो ये 4 वाली फीलिंग आ रही है थोड़ी सी b का कि b उस फॉर्म में होगा तो 4q + 1 4q + 3 होगा, इसलिए b 4 बना। सपोज इस क्वेश्चन को मेरे को 6q में बनाना होता तो मैं सेम क्वेश्चन बनाता, वहां पे लिखता 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5, इन 3 फॉर्म में रहेगा आपका नंबर। 6q बनाना चाहते हो, 2 में बनाना चाहते हो तो 2q + 1 की फॉर्म में रहेगा, 2q की फॉर्म में, क्योंकि ये लिमिटेशन है बेटा। यहाँ पे जब 4 है तो ये वाला नंबर है ना 4 से छोटा ही हो सकता है, 4 से बड़ा जाएगा नहीं। तो ये इसी टाइप से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको समझ में आया होगा ये क्या लिया है, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि मैंने इन 4 नंबर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उस सब के बारे में मैंने एक बार प्यार से बात कर लेंगे अपन यहाँ से, है ना। समझ में आ रहा है कि अपन 4 के बारे में बात करें। अब देखो n = 4q हो गया जब r = 0 हो गया। अब मेरे को बताओ इफ कोई नंबर ऑड या इवन है कैसे पता करते हैं, अपन 2 से डिवाइड करते, 2 से डिवाइड कंप्लीट चला गया तो मीन वो इवन है, अदरवाइज वो ऑड है। तो मीन सपोज मैं इस n को क्या करता हूं डियर 2 से डिवाइड करा, तो n को 2 से डिवाइड करा मतलब 4q/2 करा, मैं रिमाइंडर निकाला हूं डियर, ठीक है ठीक है। अब मैंने रिमाइंडर निकाला तो मेरे को बताओ, ठीक है ये क्या है, यहां पे देखोगे आप तो यहां पे डियर 4 × q/2 है। अब बताओ ये 2 इसको तो हमेशा कैंसिल आउट करेगा, मतलब ये तो एक डिवाइड होके हो जाएगा, ये तो मतलब इसका 4 में 2 का तो डिवाइड हो गई। अब देखो डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा, और इस q में 2 का डिवाइड करो, कुछ भी रिमाइंडर आए तो देखो इसमें जो बताया था ना बेटा यहाँ पे प्लस वाला सीन, शायद यहाँ कहीं बताया था, ये प्लस वाला ये प्रोडक्ट में भी चलता है। सपोज मैंने बोला 2a में डिवाइड करो 2 का, तो ये डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, ये करोगे कुछ भी आएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दो, यहाँ प्रोडक्ट कर दो यहाँ पे भी प्रोडक्ट कर दो, तो रिमाइंडर ओवरऑल 0 ही बचने वाला है। तो यहाँ पे बात करूंगा डियर, तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी सर यहाँ तो यहाँ कुछ भी हो ना, क्यों तो कुछ भी हो, ये तो इसको काट लेगा तो मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, मीन रिमाइंडर 0 आएगा, 0 आएगा मतलब n 2 divides n = 4q, so that n = 4q is even, मतलब इस फॉर्म में रहने वाला 4q की फॉर्म में रहने वाला इवन होगा डियर। समझ में आ रही होगी आपको बात, ये बार बार मैं इतनी बड़ी डिटेल में नहीं लिखूंगा, कुछ आगे क्वेश्चंस कराऊंगा तो हो सकता है कि उनको मैं फास्टली फॉरवर्ड करूं ताकि अपन को ज़्यादा क्वेश्चन देख पाए, इसको ज़्यादा ये टाइम पास रिमाइंडर वाली अपन टाइम पास नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब केस 2 डियर, तो n = क्या हो जाएगा 4q + 1, यानी r = अपन ने डियर 1 ले लिया तो बना, अगेन n में डिवाइड करो 2 का, रिमाइंडर निकालो, तो आपका 4q + 1 में डिवाइड किया 2 से, तो रिमाइंडर निकालना, ठीक है डियर। अब मेरे को बताओ इसमें डिवाइड करते हो 2 का, तो ये तो अभी देखा है, इस 4q में 2 का डिवाइड करा तो रिमाइंडर 0 ही आ रहा था, क्योंकि 2 का 4 से, अब 4 में 2 का डिवाइड कंप्लीट जाएगा, q में कुछ भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये रिमाइंडर 0 आएगा, ये रिमाइंडर 0 आएगा, तो मीन आपका रिमाइंडर 1 आएगा, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, तो टोटल रिमाइंडर 1 बना। अब रिमाइंडर 1 बन गया, इट्स मीन टू नॉट डिवाइड n = 4q + 1, so that n = 4q + 1 is odd number। समझ में आई बेटा बात कि ये एक आपका ऑड नंबर हो गया, क्लियर। सिमिलरली अब देखो, अब मैं फास्ट ले लेता हूं, केस 3 लोगे,
आप कर लेना, ये तो बड़ा आसान हो गया। 4q प्लस 2, वापस n का डिवाइड करो 2 में, n का डिवाइड 2 करो, 4q प्लस 2 अपॉन 2, ये कहेगा रिमाइंडर 0 बचेगा रे बाबा, ये भी रिमाइंडर 0 बचा, तो 0 प्लस 0 रिमाइंडर विल बी 0, तो ये क्या बन गया डियर अगेन इवन। सिमिलरली केस 4 लोगे आप, तो केस 4 लोगे तो उसमें कोई तकलीफ नहीं, n इक्वल टू 4q प्लस 3 हो जाएगा डियर। यहाँ पे आपको 4q प्लस 3 में आपको डिवाइड करना है 2 का, रिमाइंडर निकालना है, तो ये तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा, इसमें डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो रिमाइंडर 1 आया, तो मीन ये आपका अगेन ऑड हो गया। क्लियर? ऐसे ही अपने को चेक करना होता है कि वो ऑड है या इवन है। ये तो मैंने बेटा आपका 4q की सीरीज में लिया, आप चाहो तो 6q की क्वेश्चन बना दो, 6q में आपके 6 केसेस बन जाएंगे, 6 केसेस में 3 ऑड के होंगे, 3 इवन के होंगे हमेशा। ये सपोज इवन के लिए पूछता, इसमें बोलता 4q और 4q प्लस 2, मतलब ये जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ ना कि ऑड नंबर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर आता है, और दो फॉर्म कौन से आते, 4q और 4q प्लस 2, तो वहाँ से आप आसानी से चेक कर सकते थे कि क्या होने वाला है। क्लियर डियर? तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगली क्लास में अपन नेक्स्ट अच्छे और क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं प्रूव वाले, ऑड इवन के अलावा भी और बनते हैं, वो भी अपन चेक कर लेंगे। क्लियर? तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बड़ा आसान सा चैप्टर, ये थोड़े से प्रूव है आपको याद रखने। एक होता है इरेशनल वाला प्रूव, वो हमेशा क्वेश्चन थ्योरेटिकल आता ही है, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको भी मैं बना सकता हूँ ऑब्जेक्टिव। मैं बोल दूँ कि विच फॉर्म will be which form will be in the form of even पॉजिटिव इंटीजर या ऑड पॉजिटिव, ये 4 ऑप्शन देके ऐसे बना सकते हैं चाहो तो, है ना। तो इस टाइप में ऑब्जेक्टिव बनते, बट बहुत कम चांसेस होते, बट ये वाले सब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर? तो आपको होप ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।